जा रहा था, जी ये किसको पे किया जा रहा था? क्या किए जा रहा था? ये सीट्स के बारे में दोबारा एलैबोरेट करें, क्या बात की जा रही थी? ग्रुप एलोकेशन की बात कर रहे थे कि पंजाब में लोग क्यों रह जाते हैं, एलोकेशन क्यों नहीं होती रिटर्न क्वालिफाई करने के ओके बाद भी। ओके। तो वो सीट्स क्योंकि पंजाब की फिक्स होती हैं, कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, इस वजह से फिर वो कुछ लोग रह जाते हैं। ठीक है जी। ओके सर। अच्छा जी, आज हमने करने हैं 2 से 3 टॉपिक्स करने हैं इंशाल्लाह। और जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया की टर्म हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुनी होगी, आप लोगों ने भी सुनी है। इस्लामोफोबिया क्या होता है? फोबिया होता है खौफ किसी चीज़ का, ठीक है। इस्लाम का खौफ क्रिएट करना जो है इसको इस्लामोफोबिया कहा जाता है, ठीक है। अब इस टर्म का अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो क्या होगी कि ये एक ऐसी टर्म है जिसके थ्रू इस्लाम को ब्रांडिश करने की कोशिश की जाती है, इस्लाम को पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती है एज अ सॉरी, एज अ रिलीजन ऑफ हेट्रेड, एक्सट्रीमिज्म, वायलेंस एंड टेररिज्म, ठीक है। तो टेररिज्म को रिलेट करने की कोशिश की जाती है इस्लाम से, ताकि इस्लाम से लोग डरें, इस्लामोफोबिया हो, ठीक है। टेररिज्म को खास तौर पे इस्लाम के जो है ना वो साथ रिलेट करके तो यूज़ किया जाता है कि इस्लाम जो है ये इस्लाम के अंदर ही है कि आपने लोगों को मारना है, बाकी जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको ख़त्म करना है। तो वो इस्लाम से ये चीज़ें रिलेट करते हैं, हालांकि इस्लाम के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक थ्योरी है, या एक बहुत बड़ी आप कह लें कि एक तंजीम कह लें, वो चल रही है। आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। ये एक यस सर। ऑथर है सैमुअल पी हंटिंगटन, ठीक है। उन्होंने दी थी ये थ्योरी, और इस थ्योरी का क्या मेन क्रक्स क्या था, उन्होंने दुनिया को 8 सिविलाइजेशंस में डिवाइड किया था। 8 सिविलाइजेशंस थी जिनमें अमेरिकन थे, जिसको उसने वेस्ट का नाम दिया था, लैटिन अमेरिकन, फिर उन्होंने जो ऑर्थोडॉक्स कहा था रशियंस को, अफ्रीकन, ब्लैक अफ्रीकन उसने वैसे तो कहा था, इस्लामिक सिविलाइजेशन को उसने अलग कैटेगराइज किया था, हिंदुइज्म को अलग अपना जो कैटेगराइज किया था। उसके अलावा कन्फ्यूशिज्म जो है वो जापानीज का जो रिलीजन है उसको कन्फ्यूशिज्म कहा जाता है। और उसके बाद चाइनीज, ये 8 सिविलाइजेशन उसने बनाई थी। और इन 8 में उसने कहा था कि अगर वेस्ट को किसी से खतरा महसूस होना चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम से होना चाहिए, ठीक है। अब मजे की बात ये है कि ये थ्योरी कब पेश की गई थी, किसी को पता है ये कब आई थी? ये थ्योरी, ये बुक थी एक्चुअली, ये आई थी 1994 में, ठीक है। और उस टाइम दुनिया के अगर हालात में हम थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं तो उस टाइम क्या हुआ था, कोल्ड वार ख़त्म हो चुकी थी, अमेरिका सुपर पावर बन चुका था। ठीक है। तो अब मसला ये था कि अमेरिका को एक नया वार फ्रंट चाहिए था, एक नया कोई इशू चाहिए था जिसके ऊपर चल के वो जो है अपनी हेजमनी और अपनी फोर्सेस खास तौर पे दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर वो रख सके। पहले तो कोल्ड वार थी, कोल्ड वार की वजह से वो मुख्तलिफ कंट्रीज में अपनी फौजें भेज रहे थे सिर्फ इसलिए कि हम रशिया और कम्युनिज्म को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब क्या था, उनको एक नया बहाना चाहिए था। तो सैमुअल पी हंटिंगटन ये थे तो जापानीज ही, लेकिन इन्होंने ये जब थ्योरी पेश की तो उन्होंने कहा कि जो वेस्ट को सबसे बड़ा खतरा है वो इस्लामिक सिविलाइजेशन से है। और उसके बाद इस थ्योरी को प्रमोट होते 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 इस लेवल पे आ गया कि ये वाकई अब हम देखते हैं कि वेस्ट में एक बहुत बड़ी ये एक रियलिटी है कि इस्लाम से वो लोग जो है वो इस्लाम को कहते हैं कि इस्लाम टेररिज्म फैला रहा है। हमने देखा है कि अमेरिका ने जो है वो मुसलमान कंट्रीज़ के ऊपर पाबंदियाँ भी लगाई हैं। मुसलमानों के ऊपर जो है वो जुल्म भी हो रहे हैं कि ये जो है वहाँ पे ना आएँ, यूरोप में ना आएँ, अमेरिका में ना आएँ, कि ये वहाँ पे टेररिज्म कर रहे हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि थ्योरी तो ये आई थी 1994 में, तो ऐसा क्या हुआ कि एक ये तो थ्योरी थी, इस थ्योरी के ऊपर पहले बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ कि एक रिलीजन को आप जानबूझ के जो है वो स्कैंडलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन अमेरिकन ऑथर जो हैं नोम चॉम्स्की बड़े मशहूर हैं, उन्होंने इस पे क्रिटिक की थी कि ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है एक
वेस्ट को धोखा देने की कोशिश की जा रही है और इस्लाम के खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुछ वाकयात उसके बाद ऐसे हुए जिसकी वजह से वेस्ट को जो है ना ये एक इंडिकेशन गई कि वाकई इस्लाम से उनको खौफ होना चाहिए, इस्लामिक सिविलाइजेशन जो है वेस्ट को खतरा है। हालांकि उसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं था, लेकिन उसको शो ऐसे कराया गया था कि ये इस्लाम ही है। अब मैं कुछ इंसिडेंट्स की आपको लिस्ट बनाऊंगा। सबसे पहले 9/11 का जो टेररिस्ट अटैक था, उसकी वजह से इस्लाम का नाम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, ठीक है? क्योंकि वो जो जहाज़ जो गए थे वो करवाया तो अलकायदा नहीं था, लेकिन अभी तक ये भी कहा जाता है कि वो सारा कुछ प्लान था, अमेरिका ने खुद करवाया, और इस तरह की थ्योरीज भी हैं। रियलिटी हमें नहीं पता, लेकिन उसमें अल्टीमेट नुकसान किसका हुआ? इस्लाम का हुआ। क्यों? कि अलकायदा को इस्लाम से रिलेट किया जा रहा था, हालांकि उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था। इस्लाम में तो ऑलरेडी हमें ये पता है कि इस्लाम में तो कहा जाता है कि ला इकराहा फिद्दीन, कि दीन के अंदर कोई जबर, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई जुल्म नहीं है, ठीक है? तो इस्लाम का ये मोटिव नहीं था, लेकिन अलकायदा जो कर रहा था उसको वो इस्लाम से रिलेट करके, तो उन्होंने 9/11 के टेररिस्ट अटैक के बाद उन्होंने कहा कि ये टेररिस्ट अटैक के पीछे इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब एक ये बहुत बड़ी रियलिटी है, और ये एक कह लें कि एक हमारे दिमाग में भी ये चीज़ें डाल दी गई हैं कि अब टेररिज्म को भी इस्लामिक टेररिज्म कहा जाता है, और ये बड़ा कॉमन वर्ड हो गया, हम लोग भी इवन यूज़ करते हैं कि इस्लाम और टेररिज्म को वो इकट्ठा रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने इंडो पैसिफिक में नोट किया था ना कि वर्ड्स का नाम चेंज करने से या वर्ड्स चेंज करने से क्या इम्पैक्ट आता है, इसमें भी वही है कि अब लोगों के जहन में इस्लामिक टेररिज्म की टर्म जो है वो डाल दी गई है कि इस्लाम और टेररिज्म रिलेटेड है। तो पहला इंसिडेंट हो गया 9/11 का, जिसकी वजह से ये वाली थ्योरी को और प्रमोशन मिली कि इस्लाम तो वाकई जो है ये वेस्ट के ऊपर हमले कर रहा है, तो मुसलमान तो खतरा है बहुत बड़ा वेस्ट के लिए। दूसरा जो सबसे ज़्यादा नुकसान इस्लाम को पहुंचाया है वो है आईएसआईएस जो थी, आईएस इसको कहते हैं, दाइश कहते हैं। आल्दो उन ना वो हम उनको मानते हैं कि वो मुसलमान थे, ना उनका एजेंडा मुसलमानों वाला था, लेकिन उन्होंने जो गेटअप और ये सारा कुछ बनाया था, उन्होंने इस्लाम को पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम खिलाफत बना रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। और उन्होंने जो किलिंग्स वगैरह की, उसकी वजह से क्या हुआ कि वेस्ट और यूरोप, जो अमेरिका है, यूरोप और अमेरिका, वहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ जो है लोगों के दिलों में बड़ी जो है वो ग्रज आया कि मुसलमान जो है वो जालिम हैं, ये टेररिस्ट हैं, और इस तरह की चीज़ें आई। और इस वजह से क्या हुआ? इस्लामोफोबिया बढ़ता गया, इस्लाम से लोग डरने लगे। जो यूरोपियंस हैं उनके दिमाग में ये डाल दिया गया कि इस्लाम का मकसद टेररिज्म है और वो टेररिज्म फैला रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो अगला फैक्टर है जिसकी वजह से इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा हुआ है वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन कहाँ से ज़्यादातर हुई है? मिडल ईस्ट से, मिडल ईस्ट और अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर जो जो माइग्रेशन है, अब मैप अब आप लोगों को याद होना चाहिए मेरे ख्याल में, नहीं? मैप याद है अली, इरफान और बख्तावर, जैसे यस सर, मुझे याद है। याद है। अनम? जी सर। ओके, गुड। अब जो अफ्रीका से लोग थे, वो उनका क्या मसला था और वो क्यों माइग्रेशन कर रहे थे? उनका मसला ये था कि अफ्रीका के अंदर एक तो पॉवर्टी रेट बहुत ज़्यादा है, और दूसरा वहाँ पे जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, आपस की जंगें, और जो है ना ये विद इन कंट्री बहुत कुछ चलता रहता है। मैं अभी रास्ता बना रहा हूँ क्योंकि ये हमारे टॉपिक से इतना रिलेटेड नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। चलिए, अभी ये वाला एरिया में इतनी डिटेल में नहीं चाहिए, इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है जी। ये क्या है हमारा? ये मिडल ईस्ट है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया, यमन, कुवैत, बहरीन, इधर इराक, ईरान है। तो इस सारे एरिया को हम क्या कहेंगे? ये वाला एरिया कौन सा होगा? मिडल ईस्ट, ठीक है। मिडिल ईस्ट। और ये वाला कौन सा होगा इरफान? अफ्रीका सर। अफ्रीका, वेरी गुड। अब हुआ ये कि यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, ठीक है।
और अरब स्प्रिंग जो है वो यहाँ से शुरू हुई थी। यहाँ पे कौन सा कंट्री है? तुनिसिया, जहाँ से अरब स्प्रिंग शुरू हुई थी। तो यहाँ पे मसला क्या हुआ कि यहाँ पे भी जो है वो लोग माइग्रेट कर रहे थे और यहाँ से मिडल ईस्ट से भी माइग्रेट कर रहे थे, और अफ्रीका के अंदर बहुत सारी स्टेट्स में क्या है, मुसलमान है। ठीक है जी। तो अब इन लोगों के पास क्या ऑप्शन था कि यहाँ से ये मेडिटेरेनियन में चले जाते थे, मेडिटेरेनियन से जो है बोट्स पे और जो शिप्स पे बड़ा रिस्की ट्रैवल करके ना ये यूरोप में चले जाते थे। ठीक है जी। अब मसला क्या हुआ कि यूरोप में जो है वो माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होने लग गई। इस वजह से भी उनको जो ये थ्रेट थोड़ा सा फील हुआ कि अगर ये मुसलमान इसी स्पीड से यूरोप में आते रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे से ज़्यादा जो है पॉपुलेशन इनकी हो जाए। ठीक है। एक इस वजह से भी जो है वो इस्लामोफोबिया थोड़ा बढ़ गया। ठीक है जी। और एंड पे जो है फिर जो टेररिस्ट अटैक्स होते रहे यूरोप में, ब्रिटेन में, फ्रांस में और सब जगह हुए, अमेरिका में, वो तो खैर हर जगह ही हुए हैं। लेकिन जहाँ पे इन लोगों का ज़्यादा कंसर्न ये था कि इन्होंने जो भी टेररिस्ट अटैक हुआ उसको मुसलमानों से ही रिलेट करके निकाला एंड पे, और इस वजह से इस्लामोफोबिया बढ़ गया। ठीक है जी। अब आप में से मुझे बताएं, असनान बताएं, असनान आवाज़ आ रही है आपको? अब ये जो सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने बताए हैं, जो इंसिडेंट्स हैं, इनका रिजल्ट क्या आया होगा, क्या इफेक्ट आया होगा इन इंसिडेंट्स की वजह से इस्लामोफोबिया के ऊपर? फिर इन इंसिडेंट की वजह से जब वेस्ट ने देखा कि सारा कुछ तो मतलब इस्लामोफोबिया बढ़ गया, तो उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म करना स्टार्ट कर दिया, जैसा कि इसराइल में हो रहा था, इससे पहले इराक में काफी देर हुआ, और ठीक हो शाम गया। में, फलस्तीन, इस बेहतरीन, हिसाब से। बेहतरीन। अब अगर आपसे सवाल में ये पूछा जाए कि आपको कैसे पता है कि इस्लामोफोबिया बढ़ गया, ये तो इंसिडेंट्स है ना, चलो ये तो हुए, लेकिन कोई सबूत है कि इस्लामोफोबिया है भी सही कि नहीं? तो उसके क्या है, सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुस्लिम ट्रैवल बैन लगाया था, और सिर्फ मुस्लिम ट्रैवल बैन उसका नाम रखा हुआ था, सिर्फ मुसलमान कंट्रीज के ऊपर ट्रैवल बैन लगाया था, तो दिस शो कि अमेरिका के अंदर क्या है, इस्लामोफोबिया। ठीक है जी। इरफा अपना असनान आप माइक बेशक आप बंद कर दें। ठीक है जी। उसके बाद जो है इटली के एक जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर थे उस टाइम, उनका नाम है मैथियो सेल्विनी, MEATEO, मैथियो SALVINI, सेल्विनी, मैथियो सेल्विनी, ये इटली के थे। हुआ क्या था कि अफ्रीका से लोग ट्रैवल करके जा रहे थे शिप पे, माइग्रेट करके जा रहे थे, तो उसने, वो रिफ्यूजीज की बोट थी, और वो बोट का ये ऑप्शन था कि अगर उसको वहां पे उतरने ना दिया गया इटली में तो वो लोग डूब के मर जाएंगे। लेकिन मैथ्यू सेल्विनी ने जब ये देखा कि ये अफ्रीका से आ रहे हैं तो इनमें ज्यादातर मुस्लिम है, और वो बंदा जो है वो इस्लामोफोबिक था प्रॉपर। ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने उस शिप को वहां पे नहीं आने दी, और वो बोट अल्टीमेटली क्या हुई, बंदे बेचारे डूब गए। तो उसने ये साबित किया कि इस्लामोफोबिया वहां पे है। फिर कुछ लोग ठीक है हैं। सर, जी जी। what was the name of the ship and please इसको दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। बंदे का नाम है MEATEO, मैथ्यू सेल्विनी, ये इटली के थे। ठीक है जी। इन्होंने शिप जो थी ना वो एक रिफ्यूजीज की आ रही थी अफ्रीका से, उस शिप को इटली में इंटीरियर मिनिस्टर थे, तो इन्होंने उनको एंटर नहीं होने दिया था, इसी बेस पे कि ये रिफ्यूजीज हैं और ये मुसलमान हैं सारे, तो हम अपनी कंट्री में जो है ना वो अलाउ नहीं कर सकते, और वो शिप डूब गई थी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी। इसके अलावा आप लोग अगर जो है एक मास्क अटैक हुआ था कनाडा में,
ठीक है। क्यूबेक, क्यूबेक एक जगह है जो कनाडा में है ना, यहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जो है ना वो अटैक हुआ था मस्जिद में ही। ठीक है, तो वहां से पता लगता है कि क्या है, इस्लामोफोबिया है, मुसलमानों को ही जो है वो टारगेट किया जा रहा था। ठीक है जी। फिर अगर इस्लामोफोबिया की हम बात करें तो इंडिया हमारे पास जो है ना वो हमारे बिल्कुल करीब की एग्जांपल है। बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट एक लाए थे जिसमें ये असम और बिहार के जो लोगों को वो बिल्कुल सिटीजन ही नहीं करार दे रहे थे क्योंकि वहाँ पे मुसलमान मेजोरिटी थी। फिर इन्होंने एक नेशनल सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम चलाया था, उसमें भी यही वाला था। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में इन्होंने ये भी अमेंडमेंट की थी कि अगर जो है अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ से लोग माइग्रेट करके आते हैं तो उनको हम सिटीजनशिप देंगे, लेकिन उन्होंने साथ में ये कंडीशन रखी थी कि वो मुसलमान ना हो। ठीक है, तो ये भी शो करता है कि वो मुसलमानों को जो है वो क्या कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे। फिर एक और हमारे पास एग्जांपल है, क्रिस्ट चर्च मार्क मास्क अटैक है, क्राइस्ट या क्रिस्ट। ये कहाँ पे है, कोई बता सकता है मुझे? न्यूजीलैंड में सर। वेरी गुड। ये न्यूजीलैंड में हुआ था जो मास्क अटैक हुआ था ना। एक सेकंड से। जी भाग साहब, वालेकुम। अच्छा जी, तो ये एक मास्क अटैक हुआ था जिसमें मुसलमानों को क्या किया गया था, मस्जिद के अंदर मुसलमानों को शहीद किया गया। ठीक है, तो ये क्या, इससे क्या साबित होता है कि मुसलमानों के ऊपर जो अटैक हो रहा है तो लोगों के दिमाग में ये चीज़ डाली जा रही है कि अगर मुसलमान आपकी कंट्री में ज़्यादा होंगे तो वो आपके लिए खतरा है, और इसलिए उनको वो ख़त्म करने की, मारने की, वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो सारी आइडियोलॉजी है कि मुसलमान आपके लिए खतरा है, दिस एंड दैट, इसको कहते हैं इस्लामोफोबिया। ठीक है जी, समझ आ गई यहाँ तक सबको? जी सर। अच्छा, जी सर। अब नेक्स्ट चीज ये है कि मुसलमान क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। मुसलमानों ने कुछ काम किए हैं जो इस मसले से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उन्होंने ऑलमोस्ट हर इंटरनेशनल फोरम पे जो स्पीच की है उसमें उन्होंने इस्लामोफोबिया की बात की है, यूएन की स्पीच में उन्होंने बात की है। इसी तरह जो तैयब उर्दगान है जो प्रेसिडेंट हैं टर्की के, उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस किया है। उन्होंने इवन जो है हॉलोकास्ट जो हुआ था जो जीव्स हैं उनका, उससे कहा था कि अगर आप जो है इस्लामोफोबिया को नहीं ख़त्म कर सकते तो हॉलोकास्ट की अगर हम कोई बात करते हैं तो फिर हमें भी क्रिटिसाइज मत करें। ठीक है जी, अभी कोलालमपुर समिट हुई थी जिसमें वो मसला भी बना था कि पाकिस्तान जाते जाते रह गया था। उसमें टर्की, पाकिस्तान जो है और जो मलेशिया है, उन्होंने एक टीवी चैनल जो है वो लॉन्च करने की बात उस टाइम की थी, लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है कि उस टीवी चैनल के ज़रिए हम बात करेंगे कि इस्लामोफोबिया गलत बात है। मुस्लिम कंट्रीज तो खुद टेररिज्म का शिकार हैं। पाकिस्तान में देख लें टेररिज्म हुआ है, अफगानिस्तान में हो रहा है, इराक में कितनी तबाही हुई है, ये वो सारा कुछ हम उससे पोर्ट्रे करेंगे, लेकिन उस पर भी काम नहीं हुआ। फिर जो है जो क्राइस्ट चर्च मास्क अटैक हुआ था उसके बाद ओआईसी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, लेकिन वो सिर्फ कह लें कि आप सिर्फ दिखावे वाली थी, उसके बाद कोई इम्प्लीमेंटेशन उसके ऊपर नहीं है।
एक जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि OIC एनुअल मैगजीन इशू करता है जिसमें वो ये शो करते हैं कि मुसलमान कंट्रीज में कहाँ कहाँ टेररिस्ट अटैक हुए हैं। वो सिर्फ इसलिए ये साबित करने के लिए कि मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, मुसलमान तो खुद टेररिज्म का शिकार हो रहे हैं। ठीक है जी। अब इसके अंदर रिकमेंडेशंस आपने क्या लिखनी है कि हमें पॉजिटिव इमेज जो है इस्लाम का वो शो करने की ज़रूरत है, मीडिया कैंपेन्स चलाने की ज़रूरत है, इंटरनेशनल फोरम्स जो है OIC ख़ास तौर पे और UN जो है उस पे आपने ये पोर्ट्रे करना है कि इस्लाम जो है इज़ द रिलीजन ऑफ पीस। प्लस आपने बताना है कि मुसलमान कंट्रीज या मुसलमान जो हैं वो तो खुद बेचारे जो है टेररिज्म का शिकार हो रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम टेररिस्ट हैं। ठीक है जी। उसके बाद यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे नामुमकिन लग रही है। ठीक है जी, ये आज का एक टॉपिक था। इसके बाद हमारा छोटा सा टॉपिक है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें काइंडली। असनान, इरफान, कोई क्वेश्चन? नो सर। रुस्तम, अनम, फातिमा, बख्तावर? नो सर। नो सर। फातिमा? सर हम इसमें अपनी मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हैं, मतलब हदीस वगैरह कोट कर सकते हैं, और जो है माइनॉरिटीज मतलब बाइबल से कुछ चीजें हम ले लें और उसको देख लें, क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो है वो टॉप पे है, सेकंड जो है इस्लाम है। ठीक है, तो मैंने कुछ पढ़ा था, तो उन्होंने कहा मतलब कुछ चीजें मैंने पढ़ी थी, तो अगर हम उसमें ऐड कर दें तो वो ये तो नहीं होगा कि हम एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहे हैं। नहीं, रेलेवेंट है तो आप उसमें कोट कर सकती हैं, लेकिन आप मुझे ये जी बताएं कि आप कौन सी हेडिंग में ये कौन सा टॉपिक ऐड करना चाह रही हैं? सर वो मैं आपको असाइनमेंट लिख के दिखाऊंगी फिर। ठीक। बख्तावर, कोई क्वेश्चन आपका? नो सर। अच्छा जी, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पाक अफेयर प्लस करंट अफेयर दोनों का टॉपिक है, क्योंकि वो है ज़्यादातर पाक अफेयर से रिलेटेड, लेकिन उसका इंटरनेशनल या करंट अफेयर जो इश्यूज होते हैं उनके अंदर भी यूज़ होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, कि हम अक्सर ये कहते हैं कि हमारी बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो वो क्या है और उसका क्या फ़ायदा है और वो कैसे है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन या जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेंस क्या होती है? जियो और पॉलिटिक्स, जियो कहते हैं कि अर्थ को, और पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स को कहते हैं कि अर्थ से रिलेटेड जो पॉलिटिक्स है या आपकी लोकेशन से रिलेटेड पॉलिटिक्स जो है। अब पाकिस्तान का जो लोकेशन है उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है। अब वो हम बात करेंगे कि क्यों है और किन फैक्टर्स की वजह से जो हमारा इम्पोर्टेंस है जियोपॉलिटिकल। ठीक है जी। अब इसके लिए हम पाकिस्तान का एक मैप बनाएंगे। प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग मैप्स की कि नहीं? यस सर। या आप लोगों ने यस सर। मुझे मैप बना के चेक भी कराने हैं, एक वर्ल्ड मैप, एक पाकिस्तान का मैप। ठीक है, क्योंकि जी सर। ये वाली जो चीज़ें ना इन्हीं से नंबर आते हैं। ठीक है। इसमें से कश्मीर बिल्कुल निकल जाता है। नहीं, कश्मीर ये हमारा कश्मीर है ना, ये कश्मीर एडेड है हमारा। सर उसमें उन्होंने खाया हुआ है इस दफा, अंदर से ऐसे कट लगा हुआ है। किसने? सर इंडिया ने। ऑनलाइन मैप की बात करें या ये जो मैंने ड्रा किया इसकी बात कर रही हैं? सर मैंने तो वो जो आजकल मैप नजर आ रहा है ना उसमें वो कट लगा होता है, वो अलग है, इंडिया हेल्ड कश्मीर। हमने तो नहीं मानना ना उसको, हम तो अपने ही बनाएंगे। अच्छा जी, अब हम बात करें कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस क्या है। यहाँ तक ऑलमोस्ट आप कह लें कि क्या आता है, कौन बताएगा यहाँ पे कौन सा कंट्री है? अफगानिस्तान। 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 अच्छा जी, और यहाँ पे कौन सा कंट्री है? ये यहाँ पे। चाइना। चाइना। और यहाँ पे कौन सा कंट्री होगा? इंडिया। रशिया। इंडिया। आई थॉट। कौन सा? पता नहीं। इंडिया। इंडिया। हाँ, इंडिया। है। इंडिया आता है, इंडिया यहाँ पे।
ईरान, ईरान, यहाँ पे क्या है? अरेबियन सी। अरेबियन अरेबियन सी। सी। अरेबियन सी बिल्कुल है। अच्छा जी, अब पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करते हैं? यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज कि पाकिस्तान के पास क्या है? यहाँ पे कौन है? चाइना। और चाइना इस टाइम क्या है? ऑलमोस्ट सुपर पावर है। ठीक है, तो हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो गया कि हमारे पड़ोस में एक सुपर पावर है, और उसके साथ सबसे अच्छी बात यह कि हमारे इसके साथ ताल्लुकात आज तक अच्छे हैं। पहली चीज जिसकी वजह से हमारा जो है वो जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेंस है। अब इम्पोर्टेंस क्यों है? अब चाइना को हमारी ज़रूरत है और अमेरिका को भी हमारी ज़रूरत है। चाइना को हमारी ज़रूरत क्यों है? अपनी वो जो हमने सारे वो जो आपने चीज़ें इसमें दोबारा डालनी है, सी पैक वाली और ये वो वाली सारी, ठीक है, कि यहाँ पे उसकी एनर्जी नीड्स यहाँ से पूरी करता है, इसलिए उसको एक सेफ रूट चाहिए। अमेरिका को हमारी क्यों ज़रूरत है? कि ये अब सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका सुपर पावर ऑलरेडी है, तो इन दोनों के दरमियान में एक ट्रैप चल रहा है। उस ट्रैप का नाम कौन बताएगा मुझे? अब पढ़ाया था ना जी मैंने। कौन क्या सर? एक ट्रैप होता है कि जब एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश पावर हो और एक न्यू पावर हो, तो उन दोनों के दरमियान जो वार होने के चांसेस होते हैं, उस कंडीशन को, उस जो सिचुएशन है, उसको क्या कहते हैं? थ्रोडाइट्स कोल्ड ऐसे वार। कुछ, थ्रोडाइट्स ऐसे कुछ, याद नहीं ना कर रहे आप लोग? थीसोडाइट्स। हाँ, सुसाइड्स। ठीक है, अब क्या है कि अमेरिका को हमें क्यों ज़रूरत है? हमारी क्यों ज़रूरत है? कि अगर वो चाइना को कंटेन करना चाहेगा या चाइना के वो जो है इधर एनर्जी जो है उसकी सप्लाई को रोकना चाहे, तो उसके लिए क्या उसको चाहिए? पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जब तक है तो चाइना की सप्लाई क्या है? सिक्योर है। अच्छा दूसरी जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेंस क्या है? यहाँ पे कौन बैठा है? इंडिया। ठीक है जी, और इंडिया क्या है? ये भी एक राइजिंग पावर है, रीजनल पावर है, और राइजिंग पावर इंटरनेशनल लेवल की। इसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मसला क्या है? हमारे इसके साथ हालात ठीक नहीं है। लेकिन एक और मसला भी है। मसला ये है कि चाइना और इसके ताल्लुकात भी ख़राब हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें इम्पोर्टेंस क्या है कि हमारा तो ऑलरेडी ये वाला एरिया जो है वो डिस्प्यूटेड हो चुका हुआ है, या उसके साथ मसला चल रहा है हमारा। तो चाइना हमारे वैसे पड़ोस में है, तो हमें ये इम्पोर्टेंस हासिल है कि हम इस वाले एरिया के ऊपर अपनी अगर हेजमनी मेंटेन रखना चाहें, तो उसके लिए हमें इंडिया से वैसे ही ऑलरेडी झगड़ा चल रहा है। जो हमारा बेस्ट बडी है उसका भी इंडिया से मसला चल रहा है, तो हमें फायदा हो गया या नहीं हो गया? यस सर। हो गया ना? बहुत हुआ। हो गया ना फायदा? फायदा। अच्छा जी, अगली बात ये है कि एक बहुत बड़ी, अगर जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस आप लोगों ने कहीं पे सवाल शुरू करना है ना, तो ये तो मैंने वैसे समझाने के लिए शुरू किया, लेकिन आप लोगों ने इंपॉर्टेंस यहाँ से शुरू करनी। ये जो मैंने नैरो सी पट्टी सी बनाई है ना यहाँ पे जाके, इस पट्टी का नाम है वाखान बॉर्डर, WAKHAN, वाखान बॉर्डर। ये कोई 35 से 40 किलोमीटर का एरिया है सिर्फ ना। ठीक है, और इसके ऊपर कौन सी कंट्रीज आ जाते हैं? सेंट्रल एशियन स्टेट, ताजिकिस्तान। यहाँ पे देख लेना आप मैप में कौन सा कंट्री आता है ना यहाँ पे। ठीक है, आई गेस ताजिकिस्तान होगा। अब बात ये है कि ये 40 किलोमीटर में अगर हम कोई रूट बना ले, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? सेंट्रल एशिया। ठीक है, नहीं समझ आई? जी सर आ जी गई। सर। जी सर। अगर ये 40 किलोमीटर का एरिया ना होता, लेट्स से अफगानिस्तान का बॉर्डर यूं होता, यहाँ पे आके यहाँ पे एंड हो जाता, तो यहाँ पे हमारे बॉर्डर पे डायरेक्ट कौन होता? ताजिकिस्तान का बॉर्डर भी हमारे साथ लग रहा होता। ठीक है, लेकिन अभी क्या है? 40 किलोमीटर का बॉर्डर है ये वाखान, इसको वाखान कॉरिडोर कहा जाता है ना, 40 किलोमीटर का। तो अब ये भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है कि सिर्फ 40 किलोमीटर में पाकिस्तान जो है ना यहाँ से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में पहुंच जाता है। और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में क्या है? एनर्जी बहुत ज़्यादा, ऑयल और ये वो सब रिसोर्सेज उनके पास है। लेकिन उनका एक बहुत बड़ा मसला है। उनका मसला ये है कि उनके पास समुद्री रास्ता कोई नहीं है। ठीक है, मतलब ये फुल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, इधर एक और कंट्री होगा, इधर एक और कंट्री होगा, इधर चाइना है, ऊपर रशिया है, तो इनके पास ना समंदर कोई नहीं है। अगर हम यहाँ पे कोई सिस्टम बना लें, कोई कॉरिडोर बना लें यहाँ पे 40 किलोमीटर का अफगानिस्तान के साथ मिलके,
तो यहाँ से क्या होगा, वो सारी अपनी जो है ना वो ट्रेड कहाँ से करेंगे, यहाँ से, सी पैक, गवादर और कराची। ठीक है, तो ये समझ आ गई कि ये वाली जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस कहाँ पे है। ठीक है, इसका नाम या हेडिंग अगर आप देना चाहें तो प्रॉक्सिमिटी टू द एनर्जी रिच सेंट्रल एशिया। ठीक है, समझ आ गई बात की। जी सर। यस सर। अच्छा, अब आप अगर जी ये सर। सवाल अटेम्प्ट करना है तो इसको स्टार्ट यहीं से करना है, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा जी, उसके बाद अगली बात ये है कि यहाँ पे कौन है, ईरान। ईरान के पास क्या है, एनर्जी है, लेकिन इसके ताल्लुकात किसके खराब हैं, किसके साथ, अमेरिका, सऊदी। अमेरिका के, सऊदी के साथ भी है, अमेरिका के सऊदी। साथ भी है। ये हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंज भी है और ये हमारे लिए क्या है, एक फायदा भी है। फायदा ये है कि अमेरिका को अगर ईरान में कुछ भी करना है नहीं तो वेट में रुस्तम अपना माइक काइंडली बंद कर ले। न थोड़ा भी कम मालूम। रुस्तम माइक बंद कर, माइक। आओ अच्छा, तो ईरान के साथ अगर उसने कोई करना है या ईरान को इनसर्कल करना है तो उसको लिए अमेरिका को किसकी चाहिए सपोर्ट, पाकिस्तान की चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान में अफगानिस्तान में जब उसने वार ऑन टेरर करनी थी तो उसको किसकी ज़रूरत पड़ी, पाकिस्तान की, क्योंकि इंडिया के साथ तो उसके ताल्लुकात अच्छे थे। लेकिन अब यूं तो हो नहीं सकता था कि उसकी फोर्सेज आए इंडिया में और वो पाकिस्तान से गुजर के अफगानिस्तान में जाएं, ये तो हमने इजाज़त नहीं देनी थी। इसलिए उसने क्या किया कि डायरेक्ट पाकिस्तान से बात करो और पाकिस्तान के अंदर ही अपनी बेसिस बनाओ और इधर से फौज जो है ना अफगानिस्तान में भेजो। तो ये किस वजह से था, सिर्फ पाकिस्तान की जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस की वजह से। फिर ये अरेबियन ओशन हमारा जो है जो अरेबियन सी और इंडियन ओशन, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बात की कि सेंट्रल जो एशियन रिपब्लिक्स हैं और चाइना भी इवन है, इसको भी अगर रास्ता चाहिए तो उसके लिए शॉर्टेस्ट रूट कहाँ से बनता है, पाकिस्तान से। अगर ये वाली कंट्रीज यहाँ से ट्रेड करना चाहें अफगानिस्तान से और ईरान से, ये कर सकते हैं, लेकिन मसला क्या है कि अफगानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात नहीं ठीक, तो यहाँ पे भी मसले मसाइल बहुत हैं। इसलिए सेफ और अच्छा ऑप्शन इनके पास क्या होगा, पाकिस्तान। अगर आपको कहा जाए कि पाकिस्तान की जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस के कुछ मैनिफेस्टेशंस बताएं तो इसकी सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन कौन सी होगी, बताएं मुझे, कोई बख्तावर बताएं। सी पैक, ठीक है, क्योंकि सी पैक चाइना ने इसलिए बनाया ना कि उसको पाकिस्तान की ज़रूरत थी। ठीक है, इसी तरह इंडिया पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन एक बन रही थी, लेकिन अभी वो प्रोजेक्ट रुका हुआ। ये भी इस चीज़ को इम्पोर्टेंस बताती है कि अगर इंडिया को भी यहाँ से एनर्जी खरीदनी है ईरान से या मिडल ईस्ट से, तो उसको पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। सेंट्रल एशिया से भी लेनी है तो उसको पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। इसी तरह एक तापी का प्रोजेक्ट है, आई गेस वो है ताजिकिस्तान तुर्कमानिस्तान। अब तुर्कमानिस्तान यानी कि यहाँ से आएगा तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, तो ये भी जो है इससे शो करता है कि पाकिस्तान के ऊपर इंडिया की भी डिपेंडेंस है। अगर उसने एनर्जी इंपोर्ट करनी है तो उसको पाकिस्तान के अंदर से पाइपलाइन या एनर्जी गुजारनी पड़ेगी, इसलिए पाकिस्तान के साथ भी उसको कोऑपरेट करना पड़ेगा। ये हमारा टॉपिक था एक छोटा सा, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ भी आई होगी और अच्छा भी लगा होगा। किसी का कोई जी क्वेश्चन है सर। इससे रिलेटेड? सर एक क्वेश्चन है सर। जी, सर ये जो पाइपलाइन है उस पाइपलाइन का वो टप्पी पाइपलाइन तो नहीं है जो तापी ताजिकिस्तान तापी 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 टापी। जी जी। तापी इसको तुर्कमानिस्तान से आएगी, अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान और फिर इंडिया। सही सही सर। API, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। सही सर। ठीक हो गया जी। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन, फातिमा, अनम, रुस्तम, असनान, बख्तावर? नो सर। ओके। सर जैसे नो आप बता नो रहे हैं कि सर। प्रेजेंटेशन, सर हम्म सर जैसे आप बताते हैं कि मतलब प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। जब हम प्रेजेंटेशन देंगे उसके लिए जैसे 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है जियो पॉलिटिकल ऑफ पाकिस्तान, उसमें हम मैप वगैरह बना दें, तो हम्म उसमें हमें ये तो नहीं होता, कई लोग कहते हैं कि आपकी एक लेंथ भी एक स्टैंडर्ड टाइप की होनी चाहिए,
इवन कि जब हम प्रेजेंटेशन एक चीज़ हमने वही टेबल बना के लिखी है वो 10 लाइनों पे आ रही है, एक चीज़ हम वैसे डिटेल के साथ पैराग्राफ में लिख रहे हैं वो 1.5 सफ़े की आ रही है, तो क्या ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए? अच्छा, एक तो असनान ये कि शायद ये वीडियो भी एंड हो जाए, 1 मिनट रह गया, तो आपने ये अगर क्वेश्चन उधर भी मुझे कर देंगे करंट अफेयर के जो ग्रुप है उसमें मैं बता दूंगा। दूसरी बात ये है कि असनान जो नंबर है ना आपको इस तरीके से आएंगे, जितना लंबा लिख के आ जाएंगे ना उसने पूरा नहीं पढ़ना अगर लिखा होगा, लेकिन अगर इस तरह को प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, मैप होगा, तो इसको वो जरूर देखेगा, और अगर ये चीजें आपकी ठीक हो तो इसकी बेस पे वो नंबर आपको देगा। ठीक है, लोग सर ट्रिक यूज़ करने हैं फिर। लेंथ पे करना है काम, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने एक ही पेज के ऊपर सिर्फ मैप बना के आना, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपने सिर्फ जो है ना वो पेज पूरे करते रहना, वो वाला काम भी नहीं करना। एक बैलेंस ठीक है रखना सर। है, बहुत ज्यादा